नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची बोले या फिर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची के बारे में बात करने से पहले हम 52वां संविधान संशोधन ही बोलेंगे, क्योंकि इसी के बाद 10वीं अनुसूची हमारे यहाँ लागू की गई थी। हम जानते हैं कि मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, 9, 10, 11, 12 ये अनुसूची बाद में हमारे यहाँ लागू की गई है। तो इससे पहले कि हम 10वीं अनुसूची या 52वां संविधान संशोधन 1985 के बारे में बात करें, इसके थोड़ा ऐतिहासिक पहलू को जानना चाहेंगे हम लोग कि क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी, क्या इसके पीछे तर्क था और क्यों लाया गया। आप अगर भारतीय राजनीति को स्थिरता पूर्वक देखें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, 1951-52 में। तब से लेकर के लगभग इंदिरा गांधी के फर्स्ट सेशन में यानी 1966-67 के आसपास तक में वो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। यहाँ तक देश में कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। लेकिन 1967 के कुछ समय पहले से 65-66 से देश में राज्यों में छोटे छोटे दलों का उदय होना शुरू हो गया था और छोटे छोटे दल अपना अपना गठबंधन बना के सरकार बना रहे थे। इससे पहले कि हम इसके कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाएं, मैं एक कहावत आपको बता देता हूं। आप आज भी उस कहावत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, किसी से अक्सर हाँ सुनते होंगे या आप भी बहुत बार बोले होंगे, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम ही वो व्यक्ति थे या उनके नाम पे जो कहावत बनी, जिसके कारण से ये 52वां संविधान संशोधन या 10वीं अनुसूची संविधान में लाया गया। 1967 में एक विधायिका के सदस्य थे। अब ये विधायिका के सदस्य लोकसभा के थे या राज्य विधानसभा का, ये आप गूगल करके पता करना। उनका नाम था गया लाल। उस व्यक्ति ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदल दी। एक दिन में 3 बार पार्टी बदल दी। तो संसदीय विधायिका के जितने सारे लोग थे उनके मन में सवाल आया कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय 1967 जो हमारी चौथी लोकसभा थी, वहाँ पे वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने के लिए, इस तरह के मामला देखने के लिए एक समिति बना दिया गया। तो वाई.बी. चौहान 1968 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। इंदिरा गांधी उसे कोशिश करती है कि हम लागू कर दें, लेकिन वो फेल हो जाती है, नहीं हो पाता है। 1977-79 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई। 1977-79 इस समय देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, 1977-79 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी। इन्होंने उस समय तत्कालीन समय में पूरे संसद से लगभग 76 एमपीज को इधर से उधर दल बदल करवा दिया। 1977-79 के बीच में 76 एमपी उन्होंने इधर उधर करवाया। और ये जो अभी हम गया लाल के बारे में बात कर रहे थे 1967 का, तो उस समय देश में लगभग 3500 विधायक चुने गए थे, लगभग 3500। इस 3500 में से लगभग 550 विधायक ऐसे थे जो अपना दल बदल कर चुके थे। तो वो ये 1967 की ये समस्या और गया लाल का एक दिन में 3 बार पार्टी बदलना, वो एक ऐसी समस्या थी कि वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में 67 में एक कमेटी बनी, 68 में रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी उसे लागू नहीं कर पाए। 77-79 में 76 एमपी कांग्रेस के मोरारजी देसाई के द्वारा इधर से उधर कर दिया गया। इसी समस्याओं के कारण से जब फिर से वापस इंदिरा गांधी आई नई सरकार लेकर के, तो उन्होंने कोशिश किया कि हम इसको लागू कर दें एंटी डिफेक्शन लॉ को, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब 1984 में उनकी मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी आते हैं सरकार में, वो देश के जब पीएम बनते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर काम शुरू किया गया और 52वां संविधान संशोधन 1985 हमारे देश में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को लेकर के आया। तो अब थोड़ा सा ये हम जाने कि 10वीं अनुसूची में ऐसा क्या बनाया गया था।
10वीं अनुसूची जो उस समय था उसमें 4 ऐसे हमारे देश के संविधान में उस समय अनुच्छेद थे जिसमें संशोधन किया गया। 4 अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 101, 102, 190, 191। 102 और 191 के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं। 102 ये संसद के लिए है और 191 जो है वो विधानमंडल के लिए है। दोनों में एक ही बातें अलग अलग जगहों पे लिखी गई है। यानी कि जब 102 में योग्यता की बात होती है, योग्यता या किसी संसद सदस्य किस आधार पे वो नहीं बन पाएंगे, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे चीज थे। जैसे कि 101 और 190 की हम बात करें, 101 और 190 में जो लिखा गया था इसमें कि स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 101 और 190 में यह बताया गया है कि स्थानों का रिक्त होना, यानी कि जब कोई पार्लियामेंट्रियन के किसी भी काम से स्थान रिक्त हो जाते हैं तो कैसे उस पर संसद काम करेगी। तो रिक्त होने का क्या कारण था? यदि कोई सदस्य दोनों सदनों का सदस्य हो जाए, कोई सदस्य दोनों सदन का यानी अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा का हो जाए, राज्य में विधान परिषद का और विधानसभा का दोनों का सदस्य हो जाए, तो कोई एक जगह से उनको खाली करना होगा सीट, तो एक स्थान बन जाएगा। दूसरा है कि यदि कोई विधायक या कोई एमएलसी अपर हाउस या लोअर हाउस में चुना जाए, यानी राज्यसभा या लोकसभा में कहीं एक जगह चुन लिया जाए, तो स्थान होगा। या फिर 102 और 191 के द्वारा अगर सीट वैकेंट होता है तो, या 102 191 के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक और है, या कोई संसद सदस्य या कोई विधानमंडल का सदस्य 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित हो। इस अनुपस्थिति से क्या तात्पर्य है? लगातार अनुपस्थिति होने का तात्पर्य यह होता है कि यदि, एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि यदि 1 तारीख से विधानसभा या लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और वो 60 दिन तक सदस्य अनुपस्थित हो, तो सत्र शुरू कितने भी दिन का हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि घोषणा की गई है कि 1 तारीख से जो सत्र चलेगा वो 10 दिनों का होगा, यानी कि 10 दिन यहाँ पे दूसरी सत्र शुरू होने वाली है। ये पहली सत्र थी, अब दूसरी सत्र आते हैं, वो भी किसी 1 तारीख से शुरू हुई, वो बोला गया कि ये 50 दिनों का होगा, यानी कि 2 सत्र मिला के ही सत्र का जो दिन था वो 60 हो गया। अगर कोई सदस्य, चाहे वो विधानमंडल का हो या संसद का हो, इस दोनों सत्रों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित हो तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन ये 60 दिन के रेगुलरिटी का मतलब है कि ये 10 दिन का चलने वाला सत्र या ये 50 दिनों का चलने वाला सत्र, ये शुरू का 2 दिन चले और 3 दिन जो सत्र है वो स्थगित कर दिया जाए। 2 दिन सत्र चला और 3 दिन स्थगित हो गया, तो वो जो 60 दिन का काउंट होगा वो 2 + 3 5, छठा दिन से 60 दिन गिना जाएगा। यानी कि सत्र का कंटिन्यू चलना, बीच में ना तो सत्र का स्थगन हो ना सत्र बंद किया जाए, अगर बंद किया जाए तो फिर वो वहां से 60 दिन की काउंटिंग होगी। तो ये है सदन का स्थानों का रिक्त होना, आर्टिकल 101 और 10190 में। अब आते 102 और 191 क्या कहता है, उसी में योग्यता में लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम संसद सदस्यों की योग्यता की बात करें तो योग्यता में है कि उनकी उम्र कितनी होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब तो उनके ऊपर केस की भी बात आ गई है कि अगर केस 2 साल से ज़्यादा का है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे जो भी सारी योग्यताएं के बारे में बात की गई है उसमें ये चीज़ नया ऐड किया गया कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वो 10वीं सूची के अधीन अयोग्य है। तो फिर से ये अनुच्छेद 102 संसद के बारे में है और विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 191 है। वो कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वो 10वीं सूची के अधीन अयोग्य है। तो अब 10वीं अनुसूची के अधीन क्या क्या तरीका बताया गया है। हमारा 10वीं अनुसूची के अधीन वही ये जो 4 हमारे अनुच्छेद हैं, इन्हीं अनुच्छेदों पे 10वीं अनुसूची के अधीन ये चीज
बताया गया है। अगर कोई निर्दलीय कोई भी XYZ चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में अगर वो शामिल हो जाएं तो भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो निर्दलीय के मामले में ये बात याद रखिएगा कि कोई भी इंडिपेंडेंट कंपनी कैंडिडेट अगर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। नामांकित सदस्यों के बारे में क्या कहता है कानून? नामांकित यानी कि जो राज्यपाल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, उनके संदर्भ में कि अगर किसी दल का सदस्य वो 6 महीने के बाद बनता है, यानी अगर वो जनवरी में चुना गया है और 6 महीने के बाद यानी जुलाई में किसी भी दल का सदस्य बनता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ में लिखा गया, ठीक है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कहा गया है, ये 52वां संविधान संशोधन में, कि अगर 1/3 बहुमत से 1/3 के बहुमत से किसी दल के सदस्य इस दल से उस दल में जाते हैं या अपना नया दल बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। यह हमारा 52वां संविधान संशोधन में कहा गया है। अब अगर कोई सदस्य अपना दल बदल कर लेते हैं किसी भी कारण से तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 का। अनुच्छेद 122 से संसद की कार्रवाई है और अनुच्छेद 212 से विधानमंडल की कार्रवाई है। सदन के अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि दल बदल के मामले में जो हमारे सदन के अध्यक्ष उस समय के होंगे वो जो कुछ भी निर्णय लेंगे, जो कुछ भी, कि वो किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं या नहीं होंगे। यानी कि संसद के मामले में अनुच्छेद 122 और विधानमंडल के मामले में अनुच्छेद 212 के तहत सदन के सदस्य या सभापति यह आदेश देंगे कि यह व्यक्ति जिस सदस्य ने इस दल से उस दल में गए हैं, अगर उनकी योग्यता और अर्हताएं बनी है तो वो संसद में बने रहेंगे, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। और सदन के अध्यक्ष की इस कार्रवाई को न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखा गया है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 तक का मामला है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखा गया है। न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखा नहीं गया है, ऐसा कोई प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ है। दरअसल अनुच्छेद 122 के तहत और 212 के तहत, यानी संसद में जो कार्रवाई होती है वो 122 के तहत और विधानमंडल में जो कार्रवाई होती है वो 212 के तहत। तो इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कोई भी अध्यक्ष या सभापति अपने सदन को किस प्रकार चलाएगा, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। और चूंकि किसी भी सदस्य का दल बदल वाली बात जो होती है वो सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 122 और 212 के अंतर्गत रख दिया गया, इसलिए वह न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर चला गया है। ये संविधान संशोधन 52वां का 10वीं अनुसूची की सारी घटनाएं हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। एक नाम याद रखिए, ये केस की हो तो होलोहन मामला 1993 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ये था क्या? दरअसल कर्नाटक असेंबली का यह घटना है। अध्यक्ष के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिए गए और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सदन में जो अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की गई है वह नियम के विरुद्ध है। और जो केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला 1973 का, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे हियरिंग करती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 के तहत संसद में या विधानमंडल में जो अध्यक्षों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी वो न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर है। लेकिन अगर दल बदल संबंधी कोई भी कार्रवाई इन अध्यक्ष के द्वारा की जाती है
तो हो संभव है कि अध्यक्ष चूंकि किसी न किसी पार्टी के पहले होते हैं तो वो कहीं भेदभाव कर सकते हैं, उनका विचार अलग हो सकता है, अपने पार्टी के तरफ से हो सकता है, तो उनके निर्णय की समीक्षा न्यायालय करेगा। ये कि हो तो होलोहन मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इसीलिए 1993 के बाद से देखिए कि देश में जब भी दल विदल संबंधी कोई भी मामला होता है या सरकार बनती है या बिगड़ती है तो सारा मामला सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें एक ये भी है। लेकिन अब इसके आगे भी कहानी है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के बाद। अब आप याद कीजिए जब हम लोग यहाँ पे थे, जब बात कर रहे थे 1985 में राजीव गांधी के बाद, तो राजीव गांधी के बाद 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, इनके सरकार के जाने के बाद 1999 तक बहुत ज्यादा हमारे देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब कि इन 7-8 सालों में 6-7 प्रधानमंत्री हमारे देश को दे दिए गए। और ये इसमें बहुत सारे मामले ऐसे थे जो कहीं ना कहीं दल बदल से संबंधित मामला बनता था। और उसी समय हमारे देश में लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया कि दल बदल के इस मामले को थोड़ा और सख्त बनाया जाए और थोड़ा सा इसमें जो मितव्ययता है हमारे देश के पार्लियामेंट में, क्योंकि अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें पहले मंत्रियों की संख्या नहीं होती थी, कौन मंत्री कितने बनेंगे। बिहार एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ की मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, क्योंकि मिनिस्टर्स को लाल बत्ती मिलती थी और प्रोटेक्शंस मिलते थे, तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का चलन वहाँ पे हो गया था। तो 91वां संविधान संशोधन 2003, इस समय देश में सरकार है एनडीए की। एनडीए का मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं 2003 में। और जो मुख्य बात है 91वां संविधान संशोधन का कि उन्होंने लोकसभा और राज्यों के विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी। जैसे पहला है कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के मामले में है 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। 15% से अधिक, यानी लोकसभा का टोटल मेंबर है 543 + 2, तो लोकसभा में 15% से इसका ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 75 का अमेंडमेंट, ठीक है, ये अनुच्छेद 75 का, जिसमें हमारे मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। अब आते हैं राज्यों के मामले में। मुख्यमंत्रियों सहित 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, मुख्यमंत्रियों सहित 15% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे राज्य जहां पे 30, 40, 50, 80 एमएलए हैं वहां के लिए यह नियम लगाया गया कि 12 से कम नहीं होगा ऐसे राज्य। और आप राज्य के मामले में सीधा समझ लीजिए कि 15% से अधिक नहीं और 12 से कम नहीं, ठीक है। यहाँ परसेंट है और 12 संख्या है, इस बात को याद रखिएगा, 12% में नहीं है। तो सीएम सहित 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं और किसी भी हाल में मिनिस्टर्स की संख्या सीएम सहित 12 से कम नहीं होगी। ये अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा संशोधन था वो था कि आप जब पढ़े होंगे 52वां संविधान संशोधन में कि मिनिस्टर्स की संख्या विधायकों की संख्या 1/3 बहुमत अगर वो ले आते हैं दल बदल में तो वो नहीं माना जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो ही 10वीं अनुसूची से वो बाहर माने जाएंगे। अगर 2/3 से वो कम है तो 10वीं अनुसूची के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। यानी किसी के पास 100 विधायक हैं तो इसका 2/3 ही वो इधर से उधर हो सकते हैं। पहले ये 1/3 था।
ये हमारा 10वीं अनुसूची या 52वां संविधान संशोधन के बारे में फैक्ट था। इसके संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर किसी संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।